नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार ने सूबे के भविष्य को लेकर एक बड़ी पहल की है। जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों के साथ 24 जून को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता करनी है। उन्होंने ये बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और परिसीमन को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री ने भी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक बैठक की थी और इसी के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं को 24 जून को दिल्ली पहुंचने के न्योते मिलने शुरू हो गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 24 जून को जो बैठक होने वाली है आखिर उसमें क्या क्या एजेंडा है। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई 24 जून को। एजेंडा नंबर 1, राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने की कोशिश रहेगी। ये है एजेंडा नंबर 1। 24 जून को बैठक है और इसमें तमाम सियासी दल जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें सबसे पहला एजेंडा गतिरोध दूर करना, दूसरा विकास योजनाओं पर एक्शन। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री ने भी एलजी के साथ बैठक की थी, अजीत डोभाल भी थे और उसमें भी किस तरीके से विकास परियोजनाओं को आगे ले जाया जाए उस पर चर्चा हुई थी। आतंकवाद पर एक्शन, किस तरीके से अगला एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये भी एजेंडे में होगा 24 जून की बैठक में। यानी किस तरीके से आतंकवाद पर लगाम लगाई जाए इस पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनावों के प्लान पर भी चर्चा हो सकती है। ये एजेंडा नंबर 4 जो 24 जून की बैठक है उसमें प्रधानमंत्री जब सियासी दलों के साथ बातचीत करेंगे, ये होगा चौथा एजेंडा। एजेंडा नंबर 5, राज्य का दर्जा बहाल करने पर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये 5 एजेंडे जिस पर 24 जून को मंथन होगा, बैठक होगी। किस किस को बुलाया है? पीडीपी की तरफ से पार्टी में मंथन, आज फिलहाल बैठक हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपने तमाम सहयोगियों के साथ आज बैठक बुलाई है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है कि न्योते का अभी इंतजार है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों ने कहा है कि अभी बातचीत का और उस न्योते का इंतजार है। कांग्रेस ने कहा कि अगर बातचीत की पहल होती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले आला कमान यानी कि दिल्ली को एक बार सूचित किया जाएगा। पीपल्स पार्टी बातचीत के पक्ष में नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ने भी स्वागत किया है अपनी पार्टी बातचीत के पक्ष में। यानी तकरीबन सारी ही पार्टियां फिलहाल प्रधानमंत्री के इस न्योते पर पक्ष में ही नजर आ रही है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बातचीत के लिए तैयार है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि बातचीत हो। इसके अलावा सीपीएम बातचीत पर अच्छे संकेत, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अच्छे संकेत हैं। तो 24 तारीख को यह बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है। कुछ दलों को न्योता मिल चुका है, कुछ कह रहे हैं कि अभी न्योते का इंतजार है। जाना है। हम इतना कहना चाहेंगे कि हमें कोई फॉर्मल रिटन इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फ़ोन के ज़रिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में। और इसी तनाजुर में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, पीएसी है, उसका एक इजलास तलब किया गया है कल, जिसको महबूबा मुफ्ती साहिबा चेयर करेंगी। और इस सूरत हमें ऑफिशियली कोई इन्विटेशन नहीं आई है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ट्यूसडे को हम आपसे बात करेंगे जरूर, और हमारा जो फैसला होगा। Not received any formal invitation as on date for the meeting which is scheduled to be held next week by the Prime Minister. That is what we have learned. We are waiting for the invitation, but in case we receive it, I think this is a good opportunity for the people and the political parties to participate in the meeting so that you can raise the issues we are facing. उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी सर्वदलीय बैठक का स्वागत किया है। कहा बैठक के लिए न्योता तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र की ओर से बातचीत के प्रस्ताव की सराहना होनी चाहिए। देर से ही सही, लेकिन फैसला सही है। असेंबली के एब्सेंस में ऑल पार्टी मीटिंग पहले बुला लेते, सबको ऑन बोर्ड लेते, शायद ये 2 साल का पीरियड इतना नाराजगी का, इतनी नुकसान का नहीं निकलता। मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूँ कि जितने पैरामीटर्स हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन गृह मंत्री जी ने इस बात पर बल दिया इसे और बेहतर करने की जरूरत है। यह समय की मांग है। अभी आवश्यकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में फिर से हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। यह तभी हो सकता है कि जब हम सभी मिलजुल के जम्मू कश्मीर के लोग इसमें केंद्र का सहयोग करें और आने वाले वक्त में यहाँ पर चुनाव हो, उस तरफ हम बढ़ें डिलिमिटेशन के बाद।
दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ आनी श्रीनगर से मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली की हलचलों पर लगातार हिमांशु मिश्रा नजर बनाए। पहले अशरफ आपके पास आना चाहेंगे, न्योता मिला या नहीं मिला, लेकिन इस बीच जो खबरें छनछनका रही है वो ये है कि तकरीबन सारे दल इस मीटिंग का स्वागत जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल नवजोत, न सिर्फ इस बैठक का जो महत्वपूर्ण बैठक है, जैसे आपने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद करीब 2 साल बाद राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं कि सभी दलों को अब लगभग न्योता मिल चुका है। टेलीफोन से उन पर संपर्क किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि वो 24 जून को जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ क्षेत्रीय दलों की जम्मू कश्मीर के, उन सभी नेताओं को फ़ोन गए हैं और वो तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आपने कहा बुलेटिन के शुरू में कि पीडीपी की आज बैठक होने वाली है, वो एक खाना पूर्ति है, कहीं ना कहीं जो है बातचीत के लिए अब तैयारी है जो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में और प्रधानमंत्री की तरफ से स्वयं दिल्ली में हो रही है। इसमें जो ये जो बैठक है, इसमें सभी क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया है जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। खासतौर से जितने भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं वो इस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, वो भी जाएंगे। उमर अब्दुल्ला है, उनको भी न्योता मिला है। मुजफ्फर बेग जो कि पीडीपी में और कांग्रेस के सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनको भी बुलाया गया है। महबूबा मुफ्ती को भी बुलाया गया है। तो जो 16 राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के हैं, कांग्रेस और बीजेपी को मिलाकर उन सभी दलों को इस बैठक का न्योता मिला है। जो अब चिट्ठियां होगी शायद कल इनको मिलेंगी, लेकिन टेलीफोन के जरिए इनको कहा गया है कि बैठक जो है 24 जून को होनी है और उसके लिए वो तैयार हो जाएं। बिल्कुल हिमांशु, तमाम जो दल हैं क्षेत्रीय दल वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एजेंडे, जो पॉइंटर्स हैं उन एजेंडे में, उनमें सबसे बड़ा पेच कहां पर फंस सकता है, खास तौर पर अगर सवाल परिसीमन पर आएगा तो? देखिए, बिल्कुल डीलिमिटेशन को लेकर जो है वो सवाल जरूर फंस सकता है, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के, उनका ज्यादातर जो वोट बैंक है या बेस है वो कश्मीर वैली के इर्द गिर्द है। अब देखना यह है, क्योंकि कश्मीर वैली में पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें ज्यादा है, जम्मू में पॉपुलेशन ज्यादा है, सीट्स कम है। इसको लेकर जब डिलिमिटेशन की बात होगी, मुझे नहीं लगता कि वैसे इस बैठक के अंदर डिलिमिटेशन की बात होगी, लेकिन इतना जरूर है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये मुद्दे को उठाया जरूर जाएगा। पिछली बार जब डिलिमिटेशन को लेकर दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी, तमाम गुपकर के जो सहयोगी दल है उन्होंने इस बैठक का बायकॉट किया था। तो ये जरूर है कि डिलिमिटेशन का तो मुद्दा आएगा ही आएगा, साथ में बहुत अन्य मुद्दे भी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और पहली बार जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर धारा 370 को हटने के बाद आमने सामने होंगे और उसकी बीच नजर की कड़ी बना होंगी। रखिए हिमांशु, लौटेंगे। अशरफ आप भी नजर बना रखिए। तो इसके बाद नजर अब 24 तारीख की बैठक पर है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि तमाम जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जम्मू कश्मीर के, उनको न्योता मिल चुका है और स्वागत भी किया उन्होंने। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के एक और जमीन सौदे पर अब विवाद शुरू हो गया है, लेकिन इस बार सौदे से बीजेपी नेता का सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। अयोध्या के मेयर के भतीजे ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और 3 महीने बाद 12 गुना ऊंची कीमत पर उसे मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। इधर राम जन्मस्थान की जमीन समतल हो रही है, उधर अयोध्या में कई जमीनों के सौदे उबड़ खाबड़ राजनीति का बारूद बनते जा रहे हैं। चंद मिनटों में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाने के बाद एक और जमीन सौदा सुर्खियों में। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट ने महज 3 महीने में जमीन के एक टुकड़े की कीमत 12 गुना ज्यादा चुकाई। आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्त चंदा दे रहे हैं। गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, अपना पेट काट के लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। लेकिन उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह से। और यही बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, बीजेपी के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और देश के करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। संजय सिंह के आरोप और जो दस्तावेज उन्होंने जुटाए उसके मुताबिक
20 फरवरी को करीब 890 वर्ग मीटर जमीन का सौदा हुआ। महंत देवेंद्र प्रसाद से दीप नारायण ने ये जमीन 20 लाख में खरीदी। बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे हैं दीप नारायण। 11 मई को दीप नारायण ने यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए दीप नारायण को 2.5 करोड़ रुपए दिए, यानी महज 3 महीने में एक ही जमीन के टुकड़े के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 12 गुना ज्यादा कीमत अदा की। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। ताजा जमीन विवाद के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में डीलर से खरीदने के बाद अब मेयर के भांजे से 20 लाख की जमीन 2 करोड़ 50 लाख में ट्रस्ट ने खरीदी। श्रद्धालुओं का पैसा रामलला के भव्य मंदिर का है, मनमानी के लिए नहीं। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में यह आलीशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये भी जालसाजी की कमाई है और इसकी चुगली वो FIR कर रही है जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज है। बकरी फार्मिंग के नाम पर हरीश पाठक पर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। साकेत बकरी फार्मिंग कंपनी 2009 में खोली गई। सैकड़ों लोगों से इसमें निवेश करवाया गया, लेकिन कई लोगों के पैसे फंस गए तो मुकदमेबाजी शुरू हो गई। हरीश पाठक के नाम पर बाराबंकी और सिद्धार्थ नगर में 5 FIR दर्ज है, जबकि अयोध्या में भी उस पर 2 FIR दर्ज है। ये सभी मुकदमे 2016 से 2020 के दौरान दर्ज हुए। रकम वापसी की जब बात आई तो क्या आसानी से आपका पैसा मिला कि नहीं मिला, और कितने लोगों का पैसा आपकी जानकारी में नहीं मिल पाया, और आपको अपनी रकम मिली तो कैसे मिली? थोड़ा दिक्कत हुआ था। हम अपने मेंबरों को कोई मेयर पेमेंट करा लेंगे। अच्छा जी, मतलब क्या जब मैच्योर हुआ तो इन लोगों ने क्या कहा, फिर कहाँ तक जाना पड़ा आपको? फैजाबाद ऑफिस पे जाते थे। अच्छा, क्या जी, होता था फिर वहाँ पे? पैसा नहीं है, बजट नहीं आया है, लास्ट में बहुत दिक्कत की है तो फिर पेमेंट हुआ। जालसाजी में फंसा एक शख्स मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे का मुख्य किरदार कैसे बन गया, ये भी एक सवाल है। बहरहाल मंदिर ट्रस्ट अभी तक जमीन सौदे के तमाम आरोपों को नकार रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस पूरे मामले पर सीधा चलेंगे। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, आरोप तमाम लग रहे हैं, लेकिन इसको लेकर फिलहाल मंदिर ट्रस्ट क्या कह रहा है, क्या है रुख उनका? देखिए, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। जो आज तक की टीम अयोध्या पहुंची है और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो ज़मीन है, हम वहीं पर है, रामकोट इलाके में ज़मीन पड़ती है, और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा इस ज़मीन की, जिस ज़मीन को लेकर पूरा नया विवाद जो है खड़ा हुआ है। इस ज़मीन के सर्किल रेट के हिसाब से तो कीमत 35 लाख है, पर महंत देवेंद्र से इसी ज़मीन को जो भतीजे हैं उपाध्याय, यानी कि ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर के जो भतीजे हैं दीप नारायण उपाध्याय ने ये ज़मीन आप मान के चलिए 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची है मई के महीने में 2021 में। ये ज़मीन जब महंत देवेंद्र से खरीदी गई थी तो इसकी कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही थी, और ये कीमत जो थी, ये कीमत जो है 3 महीने के अंदर बढ़ के 2.5 करोड़ कैसे हो गई, सवाल ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गवाह इसमें है वो खुद ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा हैं, इस खरीदारी के पूरे गवाह। तस्वीरें अगर आप देखें तो इस ज़मीन की अहमियत क्यों है, यह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस ज़मीन से महज 500 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि है, जो अपने आप में अयोध्या को खास बनाता है। इससे कुछ ही दूरी पर कनक भवन भी है। तो इस ज़मीन की अहमियत आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही एक और ज़मीन को लेकर विवाद ये है कि 27 लाख में के दान में एक तरह से जो ज़मीन मिली है उसको 1 करोड़ में बेचा गया है। तो ये दोनों ज़मीनों को लेकर जो विवाद चल रहा है ये गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कड़े आरोप लगाए हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, ट्रस्ट पर, कि किस तरह से जो आम आदमी ने पैसा दिया है राम मंदिर के नाम पर उसके साथ ठगी हो रही है।
कोई जवाब ट्रस्ट की तरफ से अभी तक नहीं आया है। हम लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन की रामकोट की बात हो या दूसरी जमीन की बात हो, उसको लेकर सवाल इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि पिछली बार जब मैटर बढ़ा था तो ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अयोध्या में लैंड के दाम बढ़ गए, पर ये जो डीलिंग हुई है ये दोनों ही डीलिंग 2021 यानी कि सन 2021 में हुई है और रूलिंग आए 2019 में रूलिंग आए, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। तो इस केस में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जो लैंड प्राइस है वो रूलिंग के बाद बढ़ गया था। तो अब देखना होगा कि ट्रस्ट की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि ये काफी सीरियस एलिगेशंस हैं जो लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने। अब देखना है ट्रस्ट को क्या जवाब देता है। जी, ट्रस्ट के जवाब का इंतजार रहेगा। नजर बना रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।